बीजेपी सारी जगहों की हार को शायद डाइजेस्ट कर जाए, लेकिन वो अयोध्या या फैजाबाद की सीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अयोध्या या फैजाबाद की सीट हारने का मतलब ये है कि क्या वहां पे राम मंदिर मुद्दा नहीं था, क्या वहां पे रोड का मुद्दा नहीं था, क्या वहां पे जो इन्होंने हवाई पट्टियां बनाई उसका कोई यूज नहीं था, क्या जो इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की क्या उनका कोई यूज नहीं था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर जो बीजेपी उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, वो हार गए हैं और वहां से अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से थे उनकी जीत हुई है और मत भी कुछ कम नहीं है, 54,567 वोटों से जीते हुए हैं। अब सोचिए अगर 54,567 वोट से अगर जीत हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ तो वहां पे अलग समीकरण था जो काम किया और जीत हुई। वहीं अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में भी अगर वोट शेयर की आप बात करेंगे तो बीजेपी को ज्यादा ही वोट शेयर मिले हैं, उसको भी आप जरा देख लीजिए। अब यहाँ पे आप जरा वोट शेयर पे ध्यान दीजिएगा। वोट शेयर सपा को लगभग 33.59% वोट शेयर मिले हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 41.37% वोट शेयर मिले। वोट शेयर बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर सीटों की संख्या पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 37 सीटें सपा जीती हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं और इंडियन कांग्रेस ने भी लगभग 6 सीटें जीती हैं। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि मुद्दों को सही तरीके से भुनाया गया है और जो मुद्दे थे वो बहुत क्लियर लोगों के बीच तक गए हैं। और इससे भी बड़ी बात ये रही कि जो अखिलेश यादव की तरफ से जातीय समीकरण को बड़ी अच्छी तरीके से सेट किया गया था। हालांकि 5-6 सीटें उनके परिवार में भी गई हैं, लेकिन इसके इतर उन्होंने जातीय समीकरण को काफी अच्छे से समझा और इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत तरीके से किया। इसके इतर एक बात और रही कि इंडियन जो अलायंस था उसने बहुत बड़ा फैक्टर या रोल प्ले किया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और वहीं जो दूसरी तरफ ये बात समझ में आई कि जो भी अगर आप डेटा को देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक बात तो साफ थी कि जो वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ झुकाव था उनका, लेकिन ये नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। नंबर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर बसपा को आप देख रहे हैं, इसका वोट शेयर लगभग 9.39% हुआ। अब यहाँ हुआ क्या कि जो बसपा में डिक्लाइन देखने को मिला, यानी 10% का जो डिक्लाइन देखने को मिला, वही वोटर्स चले गए किसमें, सपा में। जबकि उम्मीद अगर ये लगाई जाती अगर वो बीजेपी में जाते तो शायद ये नंबर कहीं और होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही बात बोलना चाहेंगे हर बार कि सपा ने इसके लिए जो काम किया, जो उम्मीदवार उतारे, वो काफी कारगर साबित हुए और जो भी वोट था बसपा का वो वोट आ गया सपा के पास। वहीं कांग्रेस ने भी 9.46% के साथ लगभग अच्छा काम किया है यहाँ पर, और सीटें भी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अच्छा काम हुआ। लगभग 6 सीटें निकली हैं। आरएलडी की 2 सीटें हैं और एएसपीकेआर की 1 और एडीएल की 1 सीट है। वहीं कैसरगंज लोकसभा से करण भूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे और ब्रजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र थे, वो भी भारी मतों से जीते हैं। इन्होंने भगत राम जो समाजवादी पार्टी के ही थे उनको हरा दिया। ये समीकरण देखकर कुछ आपको अजीब लगेगा, हो सकता है आप थोड़ा परेशान भी हो, क्योंकि कैसरगंज जो है वो फैजाबाद से जस्ट लगी हुई सीट है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत तगड़े मतों से जीतता है। और वहीं अयोध्या जहां पर बहुत सारा काम किया गया है, वहां पर ये हार क्यों देखने को मिली, इस बात पर तो बीजेपी को मंथन भी करना चाहिए और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनसे भी बात करके देखना चाहिए कि आखिर क्या कारण है यहाँ पर, क्यों हार रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा सिस्टम, पूरा यूपी का सारा सिस्टम दारोमदार, मुख्यमंत्री इनका, यहाँ पर इतने सारे विधायक इनके, और तब भी अगर अयोध्या वाली सीट हारी गई तो ये एक बड़ी बात हुई है। इसका सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि राम मंदिर मुद्दा नहीं था, वहां पे मुद्दा कुछ और ही था। वहीं अगर करण भूषण सिंह के पिताजी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो इनका भी बड़ा दिक्कत हुई। इन्होंने कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने सुपुत्र को जितवा तो दिया, लेकिन इनका इफेक्ट पूरे यूपी में पड़ा और यूपी के इतर इसका ही इम्पैक्ट हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटों के साथ काम किया। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा देख लीजिए जरा। हरियाणा में आईएनसी यानी इन कांग्रेस ने 5 सीटें और बीजेपी ने 5 सीटें निकाली हैं, जबकि पिछली बार पूरी की पूरी निकली हुई थी बीजेपी की तरफ से। इस बार ऐसा क्या हो गया कि वहां पर नहीं निकला। हालांकि अब एनडीए अलायंस में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन बाकी मंत्रियों में क्या फेरबदल होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इससे एक फायदा और नुकसान यह है कि अब जो प्रधानमंत्री फर्म डिसीजन ले रहे थे वो तुरंत नहीं ले पाएंगे। अच्छा इस तरीके से है
कि जैसे आप इसको इस तरीके से देखें कि लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, सांसद सस्पेंड हो जा रहे हैं, वो सारे काम अब तुरंत नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमने आपको पहले बताया कि अब जो है बीजेपी या प्रधानमंत्री की तरफ से उतना क्विक डिसीजन और फर्म डिसीजन लेना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहती है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पार्लियामेंट में बैठे अन्य जो विपक्षी सांसद हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। तो वो बात होगी और तभी ये बात आगे बढ़ेगी और वो कोई भी जो बिल आएगा वो पास हो पाएगा। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।